समझ लो क्या पढ़ रहे थे हम। क्लास न चुप हो जाओ, बात न करो। क्लास नंबर हमारी 4, चुप हो जाओ। देखो, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 1974 में बनाया गया था। आया समझ में? किस अधिनियम के आधार पर बनाया गया था? ये पिछले वाली क्लास में सब कुछ बता चुका तुम। केंद्रीय प्रदूषण निवारण नियंत्रण जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974, उसके आधार पर एक बोर्ड बनाया गया। तो जल के लिए ना निगरानी करता, आया समझ में, उसके लिए मानक तैयार करता, उसके बाद अगर एक्शन कार्यवाही करता। ये बात तुम्हें समझा चुका पिछले वाली क्लास में, उसके लिए बनाया गया था। लेकिन यही कार्य है ना, निगरानी करना, मानक तैयार करना, निगरानी करना, कार्यवाही करना, ये काम वायु के लिए सौंप दिया गया था 1981 के भीतर, यानी 1981 के भीतर इसी बोर्ड को सौंप दिया गया, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को। एक काम करो, आप ना वायु के लिए मानक जारी करो। ठीक, इसने पता क्या करा, 1981 में से काम सौंप दिया गया था। 1998 के भीतर 1998 के अंदर इसने मानक जारी कर दिए। वे मानक पुराने हो चुके, वे आपको पढ़ाने वाला नहीं है। 2009 में से नए मानक जारी करे। 2010 में यूपीएससी ने सवाल पूछा तुरंत इसका। यही करंट अफेयर याद रखना बात। यहाँ जो ईंधन मानक जारी करे वायु के लिए, कि वायु हो जो हमारे लिए वायु हो, वह कितनी साफ होगी, कितनी शुद्ध होगी, कौन कौन से इनके अंदर पोल्यूटेंट होंगे, हमें कैसा मान कर चलेंगे ये चीज वायु उसके लिए शुद्ध होगी या अशुद्ध होगी। तो उसने 12 प्रदूषकों के नाम बताए। ध्यान तो सुन लेना अच्छे तरीके से। उसने 12 प्रदूषकों के नाम बताए। 12 प्रदूषकों के किसने 12 प्रदूषकों के नाम बताए कि इनके कारण ना वायु तो हमारी दूषित होती चली जा रही है। अभी 12 प्रदूषकों के नाम तुम हमेशा याद रखने, इन मतलब पेपर में सवाल पूछा जाता, जुबान पर रटने चाहिए 12 के 12 के नाम। समझ में आया बात? या सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से। एक SO2 जिसे हम सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं, ये ना सीपीसीबी के द्वारा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई, जो मानक जारी किए गए 2009 के अंदर, उस वाले डॉक्यूमेंट के अंदर 12 प्रदूषकों के नाम तुम्हें पता होना चाहिए। ये प्रदूषक जो हमारी वायु को प्रदूषित करने का काम कर रहे हैं, पता होना चाहिए, जुबान पर रटना चाहिए। नंबर 1 का नाम है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरे का नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, और तीसरे का नाम है विविक्त कण PM10 होंगे, विविक्त कण PM 2.5 होंगे। एक एक चीज का मतलब समझाऊंगा आज, घबराना मत बिल्कुल भी। ओजोन, ये भी एक प्रकार का वायु प्रदूषक, हमारी वायु के अंदर प्रदूषण फैला रहा, ये मैं तुम्हें समझाऊंगा कैसे फैला रहा। समझ में आई बात है? इससे कौन कौन सी बीमारियां जनरेट हो रही। अब हमारा यही काम होगा, क्योंकि यहाँ तभी सवाल पूछे जाते हैं। एक एक चीज को लेकर चलेंगे। उसके बाद जो पीबी है, लेड सीसा जिसे बोलते हैं, ये कैसे पाया जा रहा, कहाँ कहाँ पाया जा रहा, इसका स्रोत क्या है। उसके बाद अगर ये मनुष्य को किस प्रकार हानि पहुंचा रहा, कौन कौन सी बीमारियां इससे उत्पन्न हो रही। समझ में आया बात है? उसके बाद ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हीटर के अंदर तक कैसे जनरेट होकर निकल कर चला रहा। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रकार का वायु प्रदूषक है। अगर वायु के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ती चली जाएगी तो मनुष्य को सांस लेने में कठिनाई पैदा होगी। ये भी हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे अच्छे तरीके से। NH3 अमोनिया के बारे में हम देख लेंगे कि अमोनिया किस प्रकार एक वायु प्रदूषक के रूप में काम करता है। तो सीपीसीबी ने जो कह दिया ना, वही हकीकत है। उसके बाद आर्सेनिक, कैसा जल के अंदर ना आर्सेनिक की मात्रा अगर लगातार बढ़ती चली जाए, ये हमारे आर्सेनिक हमारे अंदर हमारे वायु को भी प्रदूषित करने का काम करता है। ये सारे वायु के प्रदूषक आया समझ। जल के प्रदूषक नहीं है, वायु के प्रदूषक। 12 वायु प्रदूषकों के नाम बताए। किसने बताए? सीपीसीबी ने बताए। ठीक, सीपीसीबी ने क्यों बताया? क्योंकि उसे अधिकार दे दिया। अधिकार कौन से अधिनियम के द्वारा दिया गया? वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981। बात समझ में आई बात है? पहले किसके लिए काम करता था? जल के लिए। अब किसके लिए काम करता है? जल और वायु दोनों के लिए। ये बात तुम जानते हो, पोर्टल खोल कर दिखाया था पिछले वाली क्लास में। सीपीसीबी का जो पोर्टल है उसको बार बार स्टडी करते रहना, तमीज से होश में हो जाएगा। उसकी क्या क्या कार्य, क्या क्या प्रस्तावना, एक एक चीज के बारे में पढ़ते रहना। वहां तो सवाल पूछते हैं, जहां जहां तो बता के भेजूंगा तुम्हें। उसके बाद मैंने तुम कल लास्ट वाली क्लास में सीपीसीबी के कार्य भी बताए थे तुम। उसके बाद ये C6H6 बेंजीन, 12वीं क्लास में तमीज से पढ़ते हैं इसके बारे में, बेंजीन के बारे में 10वीं क्लास में भी। उसके बाद निकिल भी एक प्रकार का वायु प्रदूषक। अगर वायु के अंदर निकिल की मात्रा बढ़ती चली जाएगी, कठिनाई पैदा हो जाएगी। ये बेंजोपायरिन एक प्रकार का हो ना, जो कीटनाशक की दवाई के काम करते हैं, कीटनाशक वे वायु प्रदूषण में भी वायु के अंदर प्रदूषण फैलाते हैं, वो भी देखते हैं तुम। बेंजोपायरिन क्या हो, तो इनके बारे में एक एक करके समझेंगे। लेकिन मैं सभी के बारे में समझाने का क्यों? क्योंकि सभी के बारे में मुझे नहीं लगता पेपर में क्वेश्चन पूछेगा, सिलेबस ज्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक, जहां तो मुझे लग रहा कि इस चीज ज्यादा नुकसान पहुंचा रही वायु को, जो 12 प्रदूषक तो 12 के 12 नहीं पढ़ाने का है। लेकिन जो मुझे लग रहा है कि ये वायु को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चर्चाओं में बना रहता है, तो उसके बारे में जब जरूर समझाऊंगा मैं। जैसे मैं तुम्हें समझाऊंगा PM10 कण क्या हो, PM 2.5 कण कौन कौन से हों, और ये कैसे मनुष्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। समझ में आया बात? यार जब हम टॉपिक पढ़ रहे थे हमने क्या पढ़ा था? मैंने बताया था पहले पढ़ेंगे 12 प्रदूषक कौन से हमारे, फिर पढ़ेंगे इन प्रदूषकों का स्रोत क्या है। अब आज मैं पहले नंबर का टॉपिक उठा रहा हूँ, विविक्त कण क्या हो। विविक्त, निलंबित विविक्त कण, निलंबित विविक्त कण। अब ये समझाऊंगा, ये भी समझाऊंगा और ये भी समझाऊंगा, दोनों एक साथ लूंगा मैं। और निलंबित विविक्त कण कौन से हो ये समझेंगे हम। निलंबित को इंग्लिश में बोलते हैं सस्पेंडेड, पर्टिकुलेट,
मैटर, हवा में झूलते हुए कण, ये समझेंगे। सस्पेंडेड, झूलना, सस्पेंडेड का मतलब क्या हो, झूलना। हवा में झूलते हुए कण कितने खतरनाक हो सकते हैं, आइए तुम्हें बताते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, शिकागो के अंदर एक यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च करी गई और ये पाया गया कि दिल्ली के अंदर ना हवाओं में प्रदूषण नहीं है, बाहर की हवाओं में प्रदूषण नहीं है, घर के अंदर जो हवाएं मौजूद है उसके भीतर भी प्रदूषण मौजूद है। और उसके अंदर ना ये PM10 और PM2.5 पर पार्टिकल काम करते हैं और मनुष्य को भांति भांति प्रकार से नुकसान पहुंचा सकते हैं और आज भी वर्तमान समय पहुंचा रहे। ठीक, इसलिए बहुत सारे आर्टिकल छपते हैं, मोहे कभी भी दिल्ली में जन्म न लेवे। आया समझ में, कभी भी दिल्ली में जन्म लेवे। दिल्ली में जन्म लेना ना नरक में जन्म लेने के बराबर है। समझ में आई बात है। एक तो मैं ऐसा भी आर्टिकल पढ़ रहा था कि जिस इंसान ने दिल्ली के अंदर जन्म लिया ना, तो पिछले जन्म में उसने जरूर बुरे कर्म करे होंगे, यानी वो नरक के समान है। सोच सकते हो तुम, इतनी बुरी हालत है वायु प्रदूषण को लेकर। समझ में आई बात है। तो यह बात तो हम और समझ में अच्छी तरह जब समझ में आएंगे जब आप विविक्त कण समझा दोगे, विविक्त कण का मतलब समझाओगे। ठीक, ये बताओगे फिर विविक्त कण कहाँ से आते हैं। दूसरे नंबर पर आप ये बताओगे अगर विविक्त कण इस तरह लगातार बढ़ते चले गए, हो क्या पहले ये समझा दो, और ये लगातार बढ़ते रहे तो किस तरह नुकसान पहुंचाएंगे मनुष्य को। समझ में आया बात है। ठीक, अब ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, मेरी बात सुन लेना जो मैं समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अरे जानना कितने प्रदूषक ज्ञात कर दिए, बताओ कितने प्रदूषक ज्ञात कर दिए, कितने, इतनी बात बताओ, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। लेकिन एक बात बताऊँ तुम ध्यान से सुन लेना मेरी बात अच्छे तरीके से। पहले क्या होता था, 2009 से पहले जो ये शहर हो ना, ऐसा मान के चलते थे शहरों के अंदर ना, ध्यान से, शहरों के अंदर CP का काम था। शहरों के लिए अलग मानक तय होंगे और गाँव के लिए अलग मानक तय होंगे, क्योंकि जो गाँव है ना वे कम वायु प्रदूषण कम फैलाते हैं और शहर ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। पहले ऐसा था, लेकिन 2009 से था पहले ऐसा। समझ आई बात यार। वर्ष 2009 से पहले ना दोनों के लिए अलग अलग मानक थे। वर्ष 2009 से पहले याद रखना बात यह, वर्ष 2009 से पहले गांव के, एक तो गांव हो हमारा, जो गांव को बोलते हैं रूरल एरिया, हमारा रूरल, हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र आया समझ में, जो हमारे कृषि किसान भाई है उनके लिए हमारे। उसके बाद जो हमारा अर्बन एरिया, तो एक तो हमारा रूरल एरिया आया समझ में, यानी ग्रामीण क्षेत्र हमारा कौन सा, ग्रामीण, हमारी ग्रामीण संस्कृति, हमारा गांव ग्रामीण क्षेत्र। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए पहले अलग मानक हुआ करते थे और उसके बाद में जो अर्बन क्षेत्र था, अर्बन एरिया यानी इसका मतलब शहरी क्षेत्र। तो इसके लिए पहले अलग मानक हुआ करते थे कि भाई तुम्हारे यहाँ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ कम मात्रा में होनी चाहिए, ये चीज़ अलग कम ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए। तो फिर पता क्या हुआ, वर्ष 2009 के बाद जब ये राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक तय किए गए, तो इसमें यह कहा गया कि अब जो मानक होंगे ना, ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्रों दोनों में बराबर का काम करते होंगे। गांव के लिए और शहरों के लिए कोई अलग अलग मानक नहीं होंगे, समानता का अधिकार है, सबके लिए एक ही मानक तय होंगे। भैया समझ में आया बात है। एक लाइन में भी दिमाग में सेट कर लेना, दोनों को कर दिया गया मर्ज। अब जो मानक होंगे ना दोनों के लिए काम करते हैं। मानक क्या हो, स्टैंडर्ड। हमने कह दिया तुम्हारे यहाँ ना इतने माइक्रोन के कण ज़्यादा ये कम होने चाहिए, तुम्हारे शहर में भी इतने होने चाहिए, जितने शहर में होंगे इतने। हमने कहा यहाँ वायु प्रदूषण ज़्यादा फैल रहा है शहर के अंदर, हमने कहा फिर गांव के अंदर भी इतना कम फैलना चाहिए। तय कर दिया, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए वायु प्रदूषण, 0 के 50 के बीच होना चाहिए। एक मानक तय कर दिया, तो शहर में भी 0 और 50 के बीच होना चाहिए। वो हो कैसे, वो बताऊँगा, घबराओ मत बिल्कुल भी। समझ में आया बात या। ठीक, तो गाँव और शहरों के लिए हमने मानक एक जैसे कर दिए। वो कब कर दिए, वर्ष 2009 के भीतर। समझ में आया बात या। ये सब चीज़ लिखने में काम आ गई, आंसर राइटिंग में 4 चांद लगा देगी तुम्हारी जब लिखना बैठोगे। इतनी बात बताओ मुझे समझ में ही नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ तक। लेकिन पता क्या हुआ, इसमें वर्ष 2009 के बाद ये भी कहा गया, वर्ष 2009 के बाद, कि जो हमारा इको सेंसिटिव जोन हो, इको सेंसिटिव जोन क्या नाम है, इको सेंसिटिव जोन, पूरा नाम लिखना आया समझ लो। या इको सेंसिटिव जोन का विषय में ऐसे भी कह सकते हैं पर्यावरण परिस्थिति के लिए संवेदनशील क्षेत्र। पर्यावरण परिस्थिति के लिए संवेदनशील क्षेत्र, पर्यावरण के लिए से खतरनाक। जैसे यार तुम पहाड़ों पर चले गए, अरे यार पहाड़ों पर इतनी आज भी हवा शुद्ध है ना, वहाँ प्रदूषण की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे गांव तुम्हारे शहर प्रदूषण निकालते हैं, तो वहाँ कम मानक तय कर रखे गए। ऐसा समझो, ऐसा माना जाता अगर वहाँ ना हमने मान लिया, अगर यहाँ हमारा जो AQI है, AQI बताऊंगा बाद में क्या हो AQI। अगर हमारा यहाँ शहरों में और गाँव में AQI यूँ कह रखा है हमने कि बस 15 तक होगा ना, 15 तक होगा, कितने तक, 50 तक होगा। कहाँ तक, 50 तक। तो ये समझो वहाँ बहुत प्रदूषण है। AQI हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स में, यहाँ से सुन लेना। अगर हमने कहा कि हमारे यहाँ प्रदूषण AQI है गाँव में शहर में 50, तो वहाँ ना जहाँ इको सेंसिटिव जोन हमारा
पर्यावरणीय पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र यानी पर्यावरण के लिहाज से खतरनाक जो पहाड़ी क्षेत्र, समझ में आया बात यार, उसके लिए आज भी ना हमने कम मानक तय कर रखे। जैसे दो उस वहां हमने कह दिया अगर वहां 10 तय कर रखा है, अगर वहां 11 भी होगा ना तो भी वहां ऐसा माना जाएगा वहां प्रदूषण बढ़ रहा है। समझ में आई बात है, यह बात अच्छी तरह और आगे समझ में जाएगी। ठीक कि हमने कुछ क्षेत्र छोड़ रखे, गांव और शहरों के लिए आज भी एक ही मानक तय होते हैं। समझ में आई। अगर मैं एक स्टेटमेंट देकर बनाना पूछूं तुमसे तो तुम बताना सही गलत है। राष्ट्रीय वायु परिवेशी गुणवत्ता मानक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसा राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता परिवेशी मानक 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, इसमें सीपीसीबी के द्वारा शहरों के लिए अलग मानक तय किए गए तथा गांव के लिए अलग मानक तय करे गए। गलत है सही है? ऐसे स्टेटमेंट बना पूछ सकता है समझ में। इसी में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के लिए अलग मानक तय किए गए। सही गलत है? सही है ना? हाँ याद रखना, इको सेंसिटिव जोन है ना, इको सेंसिटिव जोन है जो पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र, ठीक, उसके लिए अलग मानक तय किए गए। ये बात याद रखना। ऐसा मान के चलते अगर वहाँ थोड़ा देखो यहाँ तो 50 पे भी प्रदूषण नहीं है और यहाँ 10 पे भी प्रदूषण नहीं है, ऐसा मान के चलते वहाँ बढ़ाना थोड़ा सा भी 11 भी हुआ, इसका मतलब वहाँ वो चीज़ प्रदूषित होनी स्टार्ट हो चुकी। भावनाएं समझो, क्या कहने की कोशिश करी जा रही, मेन चीज़ें समझ में आना। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं? ठीक, अब जानना चाहते हो कि वायु कैसे प्रदूषित होती, जानना चाहते हो? अरे जानना चाहते हो? आया समझ में? ठीक, जानना चाहते हो? कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? ठीक, अब तुम्हें समझाने वाले तो गांव और शहर के लिए एक जैसे मानक होंगे 2009 के बाद। समझ में आया बात है? ठीक चलो इतनी बात बता दो, समझ में आई नहीं आई? तो जो इको सेंसिटिव, जो पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र होंगे परिस्थिति के लिए संवेदनशील क्षेत्र होंगे, तो ये समझ जाओ वहां मानक अलग होंगे। वहां मानक कैसे होंगे? अलग होंगे। ग्रामीण और शहरों की अपेक्षा कम मानक रखे जाएंगे वहां। ऐसा मानेंगे कि वहां कम प्रदूषण ही बहुत ज्यादा दिखाई देगा। ठीक है, ठीक। ये पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र कौन से हो? जैसे पहाड़ी क्षेत्र हुआ, कोई पहाड़ी क्षेत्र आया समझ में, जैसे कोई पहाड़ी क्षेत्र हुआ, वहां मानक अलग होंगे, मानक अलग होंगे। इतनी बात बताकर समझ में ही नहीं आई? कोई दिक्कत? लेकिन आज हम समझने जा रहे हैं तुम ये अभी SO2 के बारे में समझाऊंगा, NO2 के, लेकिन ये तीसरा चौथे नंबर का जो पॉइंट है ये प्रदूषक है, ये तो मैं समझाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं समझाना चाह रहा हूँ तुम जो प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं। बात न करो, चुपचाप बैठ जा, बीच में बैठ, पसंद नहीं आया मुझे। प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या हो और सेकंड नंबर पर सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या हो, प्राथमिक प्रदूषक क्या हो और द्वितीयक प्रदूषक क्या हो, ये समझाने जा रहा हूँ। पता किसी को? ये तो बच्चों ने कक्षा 7-8 में पढ़ाया था, नहीं पता? सच में नहीं पता तुम यार? मतलब क्यों पढ़ रहे थे तुम? ठीक, प्रदूषक के प्रकार, जो प्रदूषक हो ना, ठीक, प्रदूषण यानी जो पोल्यूटेंट हो वो 2 टाइप के हो। पोल्यूटेंट कितने टाइप के हो? 2 प्रकार, 2 टाइप के हो कि प्रकार। ध्यान से सुन लेना, टाइप ऑफ पोल्यूटेंट, टाइप ऑफ नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर एक हो प्राइमरी पोल्यूटेंट, ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से। एक तो प्राइमरी पोल्यूटेंट, एक को सेकेंडरी पोल्यूटेंट। और ध्यान से सुनना, एक तो प्राइमरी पोल्यूटेंट हो, एक को सेकेंडरी पोल्यूटेंट। सेकेंडरी पोल्यूटेंट इसका क्या मतलब हो? इसका ये मतलब, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, इसका मतलब प्राथमिक प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक पहले समझ लो, उसके बाद कहीं भी कुछ भी लिख लोगे। प्राथमिक प्रदूषक, उसके दूसरे नंबर का हो द्वितीयक प्रदूषक। द्वितीयक प्रदूषक। अब इसे समझते हैं, कौन सा प्राथमिक प्रदूषक हो, कौन सा द्वितीयक प्रदूषक हो, फिर तुम अपने आप अंदाजा लगा लोगे कौन सा। जो पर्यावरण के अंदर ना प्रत्यक्ष रूप से मौजूद हो, एक ऐसा प्रदूषक जो पर्यावरण के अंदर प्रत्यक्ष रूप से मौजूद होता है, उसे हम प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। परिभाषा तो अच्छी लगी? नहीं समझ में आया, लेकिन है क्या है, ऐसे समझ, परिभाषा तो अच्छी लगी आपकी, अच्छी बात है। एक ऐसा प्रदूषक जो वायु में मूल रूप से मौजूद होता है। ठीक, एक ऐसा पोल्यूटेंट हो जो वायु में ना डायरेक्ट दिखाई देगा तुम्हें, एयर के अंदर डायरेक्ट दिखाई देगा तुम्हें, ऐसा पोल्यूटेंट हमारा प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या कहलाएगा? जैसे सुन लेना, ध्यान लगाएगा। SO2 का नाम सुना है? SO2 का नाम सुना है? ध्यान से, SO2 ठीक, ये SO2 प्राइमरी पोल्यूटेंट है, वायु में डायरेक्ट रूप से मौजूद है, प्रत्यक्ष रूप से मौजूद है। ये किसी चीज़ तक क्रिया कर रही है ना, साइलेंसर का पीछे धुआं निकला, उसके अंदर आया SO2,
आया समझ में, वायु को प्रदूषित किया, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट। लेकिन जो किसी और तो मिलकर बनता होगा, इसके साथ कुछ और जुड़ जाएगा, SO2 हो, जब ये जाएगा ना SO2 और HNO3 आया समझ में, और HCl HNO3 है, और जब SO2 के साथ मिल जाएगा ना, HNO3 जब SO2 के साथ मिल जाएगा तो H2SO4 के रूप में नीचे अम्ल वर्षा करेगा। H2SO4 के रूप में जानते हो तुम, H2SO4 के रूप में नीचे धरती पर अम्ल वर्षा करेगा। तो H2SO4 ना HNO3 और SO2 को मिलाकर बना, जो H2SO4 तो जो दोनों को मिलाकर बना ना, जो दो प्राथमिक प्रदूषकों को मिलाकर बनता उसे बोलते हैं द्वितीयक प्रदूषक, समझ गए। लेकिन इससे पहले कौन सा था, SO2, लेकिन SO2 तो वायु के अंदर मूल रूप से मौजूद था ना, इसलिए हम तो प्राइमरी पोल्यूटेंट कहते हैं। समझ में आ बात? या तो यहाँ हमारे यहाँ ना प्राइमरी पोल्यूटेंट बहुत प्राइमरी पोल्यूटेंट NO2 हो, पेट्रोल डीजल के जलने से NO2 निकलता है यार, सच में निकलता। क्यों निकलता वो बताऊंगा, तुम्हें सब चीज बताऊंगा कि पेट्रोल डीजल तुम जलाते हो NO2 निकलता है, इसका कोयला जलाते हैं वहां से NO2 निकल रहा है। तो ये प्राइमरी पोल्यूटेंट, ये प्राथमिक प्रदूषक हमारे हैं, जो सभा में पहले से मौजूद है। धूल मिट्टी कण है, आज तुम्हारी नसिकाओं में प्रवेश करके चले जा रहे हैं। तो प्राथमिक प्रदूषक हेडिंग बना, प्राथमिक प्रदूषक में क्या लिखोगे, वे सभी प्रदूषक जो वायु में प्रत्यक्ष रूप से मौजूद होते हैं, वे सभी प्रदूषक जो वायु में प्रत्यक्ष या मूल रूप से मौजूद होते हैं, उपस्थित होते हैं, उन्हें हम प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। जैसे SO2 CO2 प्राथमिक प्रदूषक है, ऐसा बच NO2, अभी यहाँ NO2 लिखो, NO2 कार्बन मोनोऑक्साइड डोटेड इत्यादि, ये वायु के अंदर ना प्रत्यक्ष रूप से मौजूद हो, समझ नहीं बात? या और जैसे लिखा हुआ है यहाँ लिखा हुआ H2SO4 लिखा हुआ H2SO4 ब्राइट में लिख देना अम्ल वर्षा। तो जो H2SO4 बनाना है दो प्राथमिक प्रदूषकों को मिलाकर बनाओ, आज समझे। जो प्राइमरी पोल्यूटेंट है ना और दूसरा प्राइमरी पोल्यूटेंट जो ऊपर मौजूद होगा, वे दोनों आपस में क्रिया करते होंगे, तो उसके बाद इसका निर्माण होगा, ये द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। जो दो प्राइमरी पोल्यूटेंट को मिलाकर बनता होगा सेकेंडरी पोल्यूटेंट कहते हैं, उसे द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। तो तुम खुद पहचानना अपने अनुभव के अनुसार, क्या कहिए किसी और तो मिलकर तो नहीं बना, अगर किसी और चीज से मिलकर बना तो द्वितीयक प्रदूषक। अगर सिंगल हो, ऐसा समझ, बिल्कुल सिंगल ऐसा समझ, वायु के अंदर पहले नहीं मौजूद है, धूल मिट्टी के कण, PM पार्टिकल, धूल झूलते हुए कण, धुंध कोहरा, ये सब प्राइमरी पोल्यूटेंट, और यही हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचाते हैं ज्यादा। प्राइमरी पोल्यूटेंट हमारे पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और ये कहाँ से निकल ले, सिलेंडर के पीछे से। अब इनकी हम बात करने वाले 12 प्रदूषक, इनका ओड पीट का फेंक दूंगा मैं, पक्का सवाल पूछता है इनसे 100%। बच्चों को ये नहीं आती इन्वायरमेंट का सवाल कहाँ से आता, PPT गई भाड़ में, अपनी समझ डेवलप करनी। अगर समझ डेवलप करोगे ना तो ये समझ जाओ वही UPSC, 1000 चीजें लिखोगे, 1000 नहीं याद कर लोगे। ऐसा जिस तरह से सिस्टमेटिकल तरीके से सिलेबस चला जाएगा ना, बस इसी तरह तुम क्रम दर आगे बढ़ना, सब कुछ रट लेना। अधिनियम, रिपोर्ट, करंट अपडेट सब साथ में अपडेट करते हुए चलना, जैसा बताऊं ऐसा करना। समझ में आया बात? है कोई दिक्कत तो नहीं आया? एक चीज का बताऊंगा मैं, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो तुमने आज तक पहले पढ़ी होगी और तुम्हारी नहीं समझ में आने की, कुछ भी हो कि ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हारी समझ में नहीं आने का। हर सब चीज मनुष्य के लिए समझाने के लिए बनाई गई। एक ही बात याद रखना, हर मनुष्य जो बड़ी पोस्ट में जा रहे हैं वे भी, और हम भी मनुष्य, और हर चीज तुम्हारे समझने के लिए बनाई गई। और हम हर चीज आम आदमी तो निर्भर, आम आदमी तो संबंधित है, और वो हमारे समझने के लिए ही। सारा खेल कुछ जटिल चीजों में लिखा हुआ मैं सरल बनाकर पेश कर रहा हूँ, ताकि तुम्हें समस्या ना खड़ी हो इन फ्यूचर। ये सुन लो, ठीक। और यूएन के डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ, यूएन के डॉक्यूमेंट में विजडम ऑलवेज कम्स मदर, आया समझ में, बुद्धिमत्ता हमेशा अपनी मातृभाषा में आती है। तो बताओ दो मुझे प्राथमिक प्रदूषक। मीनू रातों की नींद छीनू, आप बताओ द्वितीयक प्रदूषक क्या हो? द्वितीयक प्रदूषक जो कण बनते हैं, प्राथमिक कण से जो दूसरे अन्य कण बनते हैं, अन्य प्रदूषक बनते हैं, आए समझ में, द्वितीयक प्रदूषक कहते हैं। जो ऐसे प्रदूषक जो प्राथमिक प्रदूषक से तैयार किए जाते हैं या होते हैं, आए समझ में, या बनते हैं, समझ में आया बात है, उन्हें बोलते हैं द्वितीयक प्रदूषक। और प्राथमिक प्रदूषक कौन से होंगे? जो वायु में प्रत्यक्ष या मूल रूप से मौजूद होते हैं, उपस्थित होते हैं, उन्हें प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। इसकी परिभाषा लिखनी, ठीक। हो सकता है पेपर में इस तरह का कोई सवाल दे दे, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है? SO2, NO2, HNO3, समझ में आया बात? या और 4-5 पदार्थ से दे दे और तुमसे पूछे निम्नलिखित में कौन सा सही है, 1 2 3 4 5 इस तरह कर। ऐसी बदतमीजी खिला सको पीटी के अंदर, समझ में आया बात? या अगर तुम प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक दिमाग में क्लियर है ना, तो तुम आराम से पता कर लोगे। HNO3 है नाइट्रिक अम्ल, तो नाइट्रिक अम्ल अकेला नहीं बना, उसमें 2-3 पदार्थ मिलेंगे, हाइड्रोजन मिली होगी, नाइट्रिक अम्ल मिला होगा, 2 चीज बनी होगी। और जहां 2 चीज मिली तो द्वितीयक प्रदूषक। आप कहना सुखी रहना, समझ में आया बात? है तो बताओ प्रदूषक कितने प्रकार के हों? 2, प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट। इतनी बात बता दो, समझ में आई नहीं आई? अब मैं ना
अब मैं ये समझाने जा रहा हूँ, बच क्यों नहीं, जो है ना विविक्त कण क्या हो, SPM के बारे में, निलंबित सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, निलंबित विविक्त कण नहीं समझ में आया, हवा में झूलते हुए कण, ऐसे ये समझाने जा रहा हूं मैं तुम्हें, तीसरे चौथे नंबर का पॉइंट। पहले एक काम मैं चाह रहा हूं तुम इसे उतार लो भी, नोट्स कर लो इतना ही कॉपी में। सुनियो तो अब हम समझेंगे यार ये विविक्त कण हो क्या है। विविक्त कण किसे कहते हैं, निलंबित कण किसे कहते हैं, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर किसे कहते हैं, क्या हो, व्हाट इज दिस, ध्यान तो सुनना अच्छे तरीके से। अब अगली हेडिंग हमारी यही है, मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ, एक एक प्रदूषक को पकड़ूंगा और मैं तुम्हें समझाऊंगा इस प्रदूषक तक बीमारी क्या होगी। अगली हेडिंग मेरी है जो प्रदूषक का स्रोत क्या है, ये प्रदूषक आया कहाँ था, और दूसरे नंबर पर उसको बीमारी कौन सी पैदा होगी, उन बीमारी का नाम पेपर में पूछा जाएगा, पीटी में, समझ में आई बात है, बीमारी का नाम पेपर में पूछा जाएगा, और दूसरे नंबर पर क्या है, मेंस की आंसर राइटिंग में बड़े महत्वपूर्ण मदद करेगा। तो वो समझ में आया बात है। चलो अब हम हेडिंग हमारी यही है, अगली यही हेडिंग हमारी कि जो प्रदूषक है ना, प्रदूषक का स्रोत क्या है, ये प्रदूषक है 12 प्रदूषक, इनके स्रोत पर एक एक उठाऊंगा इसमें। मतलब प्रदूषक का स्रोत क्या है, वह प्रदूषक का स्रोत वह उनसे उत्पन्न बीमारी, उनसे उत्पन्न बीमारी, समझे, दिक्कत तो क्यों हंस रही, हो जाओ। पहले नंबर को हम समझाने जा रहे हैं, पहले नंबर का जो पॉइंट समझाने जा रहे हैं, इसके अंदर पहला प्रदूषक उठाया हमने, उसका नाम SPM, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, समझे, इसका मतलब निलंबित विविक्त कण, इसे समझते हैं अच्छी तरह। विविक्त कण रट्टा नहीं मारना, इसका नाम तो याद हो ही जाएगा तुम्हारे, इतनी बार नाम लूंगा मैं। सस्पेंडेड बोलते हैं, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, एक स्पेलिंग सर्च करके लिखनी, कुछ भी गलत नहीं लिखना, और इंग्लिश में याद होना चाहिए और हिंदी में याद होना चाहिए, ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं बताई गई। आप चाहे तो दोबारा वीडियो का सारा ले सकते हो। अब ध्यान से सुनना ना कि क्या हो इसके अंदर, मैं तुम्हें समझाऊंगा दोनों PM10 पार्टिकल क्या हो, और जो PM2.5 है ये पार्टिकल क्या हो। पार्टिकल का मतलब वो सुनने से ध्यान लगा, पार्टिकल का मतलब वो कण, ये ऐसे कण हो, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके, जरा सोचो, ठीक, जो हमारे यहाँ धूल मिट्टी के कण फैले हुए हैं ना, इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब हवा में झूलते हुए कण, ये धूल जो मिट्टी के कण हो, ये बड़े खतरनाक हो, ठीक, इनका आकार ना, जरा एक बात बताओ, ठीक, जो छोटे बारीक कण होंगे तुम्हारी नसिका में जल्दी प्रवेश कर जाएंगे, और जो बड़े बड़े कण होंगे देर में प्रवेश करेंगे। तो जो बड़े कण होंगे ना तुम्हारे लिए वे कम हानिकारक होंगे, और जो छोटे कण होंगे जितना आकार उनका छोटा होगा। ये जो PM2.5 लिख रखा है ना, एक तो लिख रखा है PM, उसके सापेक्ष में लिख रखा है 2.5, इसका मतलब 2.5 का पता क्या मतलब हो, माइक्रोन है। और माइक्रोन का मतलब समझेंगे आज क्या हो। एक PM लिख रखा है, PM10 लिखा हुआ, जो 10 माइक्रोन, इसका मतलब समझेंगे 10 माइक्रोन क्या हो, ठीक। तो जो विविक्त कण पता कौन से हो, विविक्त कण ऐसे हो, विविक्त कण का सीधा संबंध आकार से, इनका जो आकार होगा ना, आकार याद रखना, आकार, इनका आकार 0.01 माइक्रोमीटर से लेकर 50 माइक्रोमीटर के बीच में हो, 50 माइक्रोमीटर इसके बीच में होगा इनका आकार। जो निलंबित विविक्त कण होंगे, और ये दो प्रकार के होंगे, मतलब एक तो PM2.5 और PM10, ये बड़े हानिकारक माने जा, समझ में आई बात। या निलंबित विविक्त कण वे होंगे जिनका आकार 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 50 माइक्रोमीटर के बीच में होगा। आसान भाषा में समझते हैं इसका माइक्रोमीटर का भी मतलब क्या हो, माइक्रोमीटर का मतलब क्या हो, जहां माइक्रो आ जाए ना 10 की घात पता कितने हो, 10 की घात -6 हो, जहां माइक्रो शब्द आ जा। अब 10 की घात -6 हो, मान लो तुमने एक टुकड़ा लिया, इस तरह लकड़ी का गिट्टू लिया, तुमने पता कितने माइक्रो 1 मीटर का लिया, इस तरह करके 1 मीटर का टुकड़ा, इसकी लंबाई 1 मीटर है, यहाँ तक, इधर भी 1 मीटर, समझ लो। तुम माइक्रो का मतलब समझा रहा हूँ, 1 मीटर का टुकड़ा लिया तुमने, इधर भी 1 मीटर का टुकड़ा लिया, इसके ना तुम चार भाग कर दिए मैंने, इसके कितने भाग कर दिए, अभी 4 भाग कर दिए। अब एक काम करेंगे, इसके 4 भाग नहीं करने, इसके पता कितने भाग करने, 10 की घात 6, इसका मतलब 1/10 की घात 6, 10 की घात 6 में 6 जीरो लगाओ, 1 2 3 4 5 इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी एक टुकड़े के 10 लाख भाग कर दो। 1 मीटर का टुकड़ा लो, उसके 10 लाख भाग कर दो,
10 लाख भाग, 4 टुकड़ों में इतना छोटा हो, इतना 1 मीटर का टुकड़ा लिया, उसके 10 लाख भाग कर दो, और 10 लाख मतलब एक जो भाग होगा इतना बारीक होगा, इतना बारीक होगा उनको तो दिखाई नहीं देने का। 10 लाख बहुत बैठ है, समझ में आई बात है, इतना बारीक होगा वो दिखाई नहीं देने का। और जब वो दिखाई नहीं देने का ना, इसका मतलब सूक्ष्मदर्शी की सहायता देखा जाएगा उसे, और वो जो कण होगा इतना बारीक कण होगा। तो जो माइक्रो का मतलब वो बहुत बारीक कण हो, समझ गए तुम। 1 मीटर का टुकड़ा लिया, उसके 10 लाख भाग कर दिए, जो एक टुकड़ा होगा वो तुम्हारी नसिकाओं को प्रवेश कर जाएगा, समझ में आई बात है। और जैसे जैसे आकार बढ़ता चला जाएगा ना, वो तुम्हारी नसिकाओं को प्रवेश नहीं करने का, क्योंकि जो तुम्हारा नाक हो या गला हो, आज समझ इसमें फिल्टर लगा रहा है, फिल्टर लगा रहता है, समझ में आई बात है। जो छन्नी कहीं लगी रहती है, नसिका के अंदर बाल नहीं होते, ये धूल मिट्टी के जो कण हो, पार्टिकल हो, उन्हें जाने से रोकते हैं, इसलिए ये नसिका के भीतर बाल पाए जाए, समझ आई बात। बायोलॉजी में पढ़ाता हूँ मैं, तो जितना बायोलॉजी का फैक्टर जितना यूज होगा सारा बता कर चलूंगा मैं, समझ में आ बात है। मैं कहा तुम्हारी समझ विकसित कर दूंगा मैं। उसके बाद नसिका के अंदर जो बाल होते हैं उसके क्या करते हैं, जो पीएम पार्टिकल है उनसे जाने पहले रोक लेते हैं, समझ में आई बात है। और जो हमारे गला हो ना, गला उसके अंदर, आँख के अंदर भी इस तरह के फिल्टर पाए जा, अंदर जाने से रोक सकते हैं। लेकिन कुछ कण इतने बारीक हो, इतने बारीक हो, इतने बारीक हो, जो नसिका के अंदर फिल्टर लगा हो वो भी नहीं रोक पाता हूँ ना, आया समझो। उनमें तो ये पीएम पार्टिकल है, PM 2.5 पार्टिकल, PM210। और जितना आकार बारीक होगा ना, जितना ये तो ये झेल जाओगे, ये तो किसी कारणवश रुक भी जाएगा, समझ नहीं, क्योंकि इसका आकार बड़ा। अगर इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी छोटी चीज़ में नहीं जाने की, आज समझ, जितना आकार छोटा होता चला जाएगा ना, तो हमारी नसिका के अंदर भी प्रवेश कर जाएंगे, ये फिल्टर में भी फैल हो जाएंगे, समझ में बात यार। तो जब फिल्टर भी फैल हो जाए ना, हमारी नसिका के फिल्टर भी फैल हो जा, आज समझो, आँख के हमारी तरफ जाके फिल्टर भी फैल हो जा, तो ये समझ जाओ। तो ऐसे जो कण हो ना, उन्हें बोलना निलंबित, निलंबित विविक्त कण। और PM 2.5 और PM 10 उनमें से कोई एक कण है जो हमारी नसिका को, हमारे जो शरीर के अंदर फिल्टर लगे हुए वे भी काम करना बंद कर हमारी, तो हमारी आंखों में प्रवेश करना स्टार्ट कर देंगे, इतने बारीक हुए। और तुम बता दिया मैंने बारीक होने का मतलब, इतने बारीक हुए। और तुम्हें भांति भांति, और जितना इनका आकार बड़ा होगा ना, PM पार्टिकल, जितना उनका आकार छोटा होता चला जाएगा, उतना ही मनुष्य के लिए घातक होंगे, समझ आई बात। क्यों? क्योंकि हमारी कोशिकाओं जल्दी प्रवेश कर जाते हैं। अब जैसे आसान भाषा में समझो, अब इसे पता क्या क्या आएंगे, निलंबित, निलंबित विविक्त कण, हवा में जो झूलते हुए कण, धुंध कोहरा। ये धुंध कोहरा इसलिए तो बनता है, इसके अंदर जो धूल मिट्टी कण पाए जा, वे पता क्या, तुम सांस लोगे, वे तुम्हारे फिल्टर तो काम करने का नहीं, और वे सीधे तुम्हारी छोटी आंत में पहुंच जाएंगे। जैसे ऑक्सीजन के साथ पहुंच जाएंगे, ऑक्सीजन के साथ गया हो। और ऑक्सीजन का काम क्या हो, ऑक्सीजन का काम है जो छोटी आंत के अंदर ना जो ग्लूकोज है, आया समझ। ऑक्सीजन का काम क्या हो, ऑक्सीजन का ये तो काम हो जो हीमोग्लोबिन के साथ जाना, शरीर कोशिका के साथ जाना। अब वो जो 2.5 का कण था ना, वो भी कोशिका के साथ चला गया। देखो तुमने ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन के साथ क्या चला गया, 2.5 का कण चला गया, और वो सीधा पता कहाँ जाएगा, वो ऑक्सीजन जाएगी छोटी आंत में, और छोटी आंत में भोजन इकट्ठा हो, छोटी आंत में भोजन का पाचन हो। अब भोजन के अंदर तो हो ग्लूकोज, भोजन सरल रूप में टूट चुका हो, उसके अंदर ना जो ग्लूकोज हो, ग्लूकोज के रूप में, तो वहाँ तक क्या करेगा, जो रक्त पंप होगा धमनियों के द्वारा, और जैसे रक्त धमनी और सिराओं के द्वारा आगे की जाएगा शरीर कोशिका, तो यहाँ तक जाएगा। तो जो PM पार्टिकल है ना, एक जगह इकट्ठे होते रहेंगे, इतने खतरनाक कण इकट्ठे होंगे। तुम्हारी नसिका फिल्टर जो नाक में लगे हुए थे, आंख में लगे हुए थे, कान में लगे हुए थे, सब फिल्टर काम नहीं कर पाए तुम्हारे, तो वे कण एक जगह इकट्ठे होते रहेंगे। हो सकता है इस भाग में इकट्ठे हो जाए, और इस भाग में इकट्ठे हो पूरा का पूरा कोशिका का आकार बढ़ा लगे, इससे कहेंगे हम कैंसर होगा। समझ गए तुम, इतने खतरनाक हो। और ऐसा ना शिकागो की रिपोर्ट आई दिल्ली में, बड़े भयंकर हो, आया समझ में। इतना ही नहीं, अब तुम्हें लग रहा होगा हम नहीं जानेंगे दिल्ली, हकीकत की बातें हैं, जहाँ भी धूल मिट्टी कण हो तुम्हारे, तुम्हें सांस लेना भारी जाता होगा, धूल बहुत हो रही है, वो PM पार्टिकल तुम्हारे अंदर प्रवेश कर चुका, पर्टिकुलेट मैटर, इतना खतरनाक, बच कर रहना चाहिए। आज समझ, आंख नाक बंद कर लेनी चाहिए उस समय। बुझा रहा लगा महसूस हो रहा कि PM पार्टिकल कितने खतरनाक हो। PM का मतलब पर्टिकुलेट मैटर, मैटर का मतलब कण हो, पदार्थी हो, आज समझ, तुम्हारी कोशिका में प्रवेश कर चुका हो, और कोशिका में अगर प्रवेश करा हो, आज समझ, और पता किसके जरिए जाएगा, ऑक्सीजन के साथ साथ जा रहा हो, तुम ऑक्सीजन लोगे, ऑक्सीजन के बिना तुम जीवित नहीं रह सकते, ऑक्सीजन के साथ PM पार्टिकल भी चलाएगा। अब जो छड़नी लगी हुई नाक के भीतर, आंख के भीतर, कान के भीतर, सब ताकि उसके अंदर जाने से रोका जा सके, वो छड़नी भी काम नहीं कर पाई, इतना छोटा कण हो, इतने छोटे जो कण हो, उन्हें बोलते हैं PM 2.5 और PM 10। PM 10 का जो कण हो, चलो तो है भी ठीक ठाक, लेकिन घातक मानना जा। लेकिन जो PM 2.5 का हो, 2.5 माइक्रोन मीटर हो इसका आकार, माइक्रोमीटर जिसे बोलते हैं, माइक्रोमीटर 2.5 का, इतना छोटा हो, इतना छोटा हो, ये तुम्हारी नसिकाओं को प्रवेश कर गया। 2.5 वाले ज़्यादा खतरनाक हो, अगर चला गया वो जाएगा सीधा छोटी आंत के पास, जहाँ तक ऑक्सीजन जाएगी। ऑक्सीजन ब्लड हो, ब्लड है ना, ब्लड ऑक्सीजन ना, ऑक्सीजन के अंदर जाएगा, ऑक्सीजन क्योंकि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन के अंदर साथ साथ ना वो PM पार्टिकल भी जाएगा, और एक जगह कहीं किसी पार्ट में ना जहाँ से जगह मिलेगी वहाँ ठहरता चला जाएगा, इस भाग पर ठहरना स्टार्ट होगा, तो इस भाग पर ठहरना स्टार्ट होगा, तो इतनी मोटी मोटी गांठें बन जाती है। ये दिल्ली में क्यों मिलेगा ऐसे कैंसर वाले, ज़्यादातर क्यों मिलेगा ऐसे कैंसर वाले, क्यों? इसलिए तो मिलेंगे क्योंकि PM पार्टिकल प्रवेश कर चुका है। ऐसे माहौल में ना रहो,
समझ में आया बात? कभी भी ध्यान रखो, विशेष तौर पर साफ सफाई विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। ठीक, जितने कैंसर के पेशेंट हो सारे वे झुग्गी झोपड़ी में अधिकांश पाए जाएंगे। तुम क्यों पाए जाएंगे? अधिकांश कैंसर के पेशेंट मिलेंगे वहाँ जो इलाज बिना इलाज के मर रहे। समझ में आया बात? क्यों? क्योंकि पीएम पार्टिकल डस्ट जो रेलवे ट्रैक के पास बसी हुई बस्तियाँ डस्ट उनके अंदर शरीर में प्रवेश करती रहती है, इसलिए साफ सफाई का विशेष तौर पर ख्याल रखना चाहिए। बस मैं तुम्हें समझाना चाहता PM 2.5 के जो पार्टिकल है इतने बारीक को, ये बात तुम्हें समझ में आई क्या? अभी तो पता लग चुका होगा तुम। ठीक, इनका आकार कितना हो? 0.01। जो निलंबित विविक्त कण हो ना उनका आकार हो 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर 50 माइक्रोमीटर के बीच में, और ये तुम्हारे लिए हानिकारक होंगे। और सबसे ज्यादा खतरनाक होगा 2.5 वाला। 2.5 PM पार्टिकल 2.5 होगा ना, जितना कम होगा ये समझो इतना तुम्हारे लिए हानिकारक होगा मनुष्य के लिए। समझ में आया बात? यार ठीक, कोई प्रॉब्लम? अब सवाल है भाई जी, ये बताओ ये कण आते कहाँ से हैं? सारा केला आकार का, किसका आकार जितना छोटा होगा ना इनका, PM जो पार्टिकल होंगे विविक्त कण होंगे इनका आकार जितना छोटा होगा इतने तुम्हारे लिए हानिकारक होंगे। और ये ना धूल हवा में मिट्टी में झूलते रहते हैं आसपास, तुमने झाड़ू लगाई ना ये कण वहाँ भी मौजूद है, ये कण वहाँ भी मौजूद है। और ऐसा दिल्ली में 24 घंटे रहते हैं, 24 घंटे घर के अंदर भी मौजूद हैं। शिकागो की मैंने बताया तो रिपोर्ट आई आज, उसमें चर्चा की गई कि दिल्ली के अंदर घरों में कोई खिड़की बंद करके बैठा हुआ ना वहाँ भी PM पार्टिकल घूम रहे। बधाइयो, तुम बेड पे बैठ कर ना टीवी देख रहे, PM पार्टिकल प्रवेश कर रहा, सांस ले रहे तुम। दिल्ली में इतनी शुद्ध हवा हो चुकी। बात समझ में आई? बात PM पार्टिकल का मतलब समझ में आया? ठीक, बुझा रहा लगा? ठीक, अभी तो देखो, अभी तो मैंने शुरुआत की है, अभी रुक जाओ अभी। दूसरी खास बात क्या होगी? ये लंबे समय तक हवा में झूलते रहते हैं, ये लंबे समय तक हवा में झूलते रहते हैं। जो PM पार्टिकल हो ना ये लंबे समय धूल मिट्टी कण हुए, लिखोगे तुम सभी चीजें यहाँ, ये धूल मिट्टी कण होते लंबे समय तक हवा में झूलते रहते हैं। तुमने देखा जब गर्मी पड़ती है ना, गर्मी तब इतना प्रदूषण नहीं होता, सर्दियों में दिल्ली में इतना ज्यादा प्रदूषण हो, क्यों पता? सुनो ध्यान से, ये धूल मिट्टी के जो कण हो ना, गर्मी में क्या हो तापमान बढ़ता तो ये जो धूल मिट्टी कण हो ना वाष्पमंडल को ऊपर उठ जाते हैं, वाष्पमंडल को ऊपर चले जाते हैं, वातावरण को पार कर देते हैं, वायुमंडल को छोड़ देते हैं। अब सर्दी में क्या हो, जब सर्दी होगी ना तो जो पानी हो वाष्पमंडल को ऊपर नहीं उड़ पाता, जब नहीं उड़ने का ना तो ये धूल मिट्टी कण धुंध और कोहरे के साथ नीचे रहते हैं, इसलिए सर्दियों में ज़्यादा यानी सर्दियों के अंदर ना ज़्यादा PM पार्टिकल नाक में प्रवेश कर जाते हैं, बड़ा कठिनाई रहती है सर्दियों के अंदर। तो ये सारा जो पोल्यूशन है सर्दियों के भीतर अब समझा दो, तुम्हारा मास्टर ने भी होगा तो फीलिंग नहीं चाहिए, फीलिंग समझ आई बात? यार नॉलेज चाहिए यार, कितने प्रदूषण के बारे में समझाया, ऐसी समझ में डेवलप हुई नहीं होने की ना, तो यही तो खास बात है। समझ में आई बात? यार सर्दियों में समझ में आया बात है, सर्दियों में क्या हो क्योंकि वो वाष्पमंडल को ऊपर नहीं उड़ पाने के, और जब वाष्पमंडल को ऊपर नहीं वायुमंडल को छोड़कर पार नहीं कर पाने के बिल्कुल भी, तो फिर भी सर्दियों में यही रह जाते हैं क्योंकि ऊपर नहीं जा पाएंगे, वायुमंडल के अंदर ही घूमते रहेंगे, उनका आकार में से ये भी समझाऊंगा, घबराओ मत बिल्कुल। पहले तुम मुझे ये बता दो PM 2.5 और PM 2.10 PM10 ये पार्टिकल की PM का मतलब समझ में आया नहीं? पार्टिकुलेट मैटर। आया समझो, जितना छोटा होगा इतना ही, जितना आकार छोटा होगा उसका PM तो इतने घातक होंगे मनुष्य के लिए, इतने ही घातक होंगे। ये हवा में झूलते रहते हैं, हवा में झूलते हुए कण हैं, ये धूल के अंदर, ये धुंध के अंदर, कोहरे के अंदर, एरोसोल के अंदर हैं। तुम रास्ते में चलते रहोगे ना आया समझो तो तुम्हें चारों तरफ दिखाई देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? जाना क्या? जाना तो पड़ेगा ही, नहीं तो पड़ेगा भाई। अच्छा ऐसा मैं नहीं कह रहा, WHO की रिपोर्ट कहती है एक साल में भारत के अंदर, हेलो, एक साल के अंदर ठीक पूरी दुनिया में 7 लाख लोग वायु प्रदूषण के कारण मारे जाते हैं, इन PM पार्टिकल के कारण। 7 लाख लोग एक साल के अंदर, ऐसा WHO की रिपोर्ट है, यह नोट करके लिखोगे इसके अंदर ही। WHO की रिपोर्ट के अनुसार PM पार्टिकल ऐसा इन जो विविक्त कण हो इनके कारण 7 लाख लोग मारे जाते हैं। कितने लोग? 7 लाख। इस बात पर अगर तुम अपनी बात प्रारंभ करोगे, कोई उत्तर लिखने स्टार्ट कर रहे, WHO की रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण हर साल 7 लाख लोग मारे जाते हैं। कितना इंपैक्ट पड़ा को पीछा करने वाले को, समझ में आ बात है? यहाँ तो अपनी बात प्रारंभ करनी पड़ती है, ऐसे नहीं स्टार्ट कर सकते ठीक। ऐसे लास्ट में लिखेंगे विविध कण इतने खतरनाक होते हैं ये मनुष्य के जीवन को भी खराब कर सकते हैं। क्यों नहीं लिखोगे? तो बताया तो तमाम तरीके से लिखोगे, समझ तो पैदा कर लो। अब कितना रटोगे? रट नहीं सकता मनुष्य के अंदर बहुत दिमाग हो, उसका चलना चाहिए बस भेज जा, जिस दिन चल जाए ना उसका आगे कोई नहीं हटता। समझ में आ बात है? इतनी बात बताओ समझ में आई? और अच्छा भाई जी बीमारी भी होगा अंत? हाँ, न्यूकोसिस नाम की बीमारी हो, बीमारी का नाम लिख रहा हूँ, जो इंत बीमारी हो उसका नाम है बीमारी ना जो उसका नाम है न्यूकोसिस।
जिनसे बीमारी होती हो उसे न्यूकोसिस नाम की बीमारी बोलते हैं। अगर ये पीएम पार्टिकल तुम्हारे अंदर गई है, समझ में आया बात क्या? न्यूकोसिस, समझ में आया बात क्या? अब सवाल है निकलते कहाँ थे, इसका स्रोत क्या है? सुन लो, इनका स्रोत क्या है? ये लिखवाने वाला हो रहा है, ये लिखवाने वाला हो रहा है, सुन लो ध्यान से अच्छे से, तमीज से लिखाऊंगा, होश में होगा, सब बताऊंगा लिखना किस तरह। अब सवाल है ये निकलते कहाँ था, ठीक? अच्छा बता रहे, थैंक यू मैडम। जो कार्बन है, जैसे कार्बन, जहाँ भी कार्बन जलता होगा ना, जैसे कोयला हुआ, कोयला जलना स्टार्ट हुआ, तो कोयला जैसे जलेगा, देखो जितने भी थर्मल पावर प्लांट लगे हुए वहाँ कोयला बर्न होता होगा, कोयला जलता होगा ना, तो इस समंदर से तो कार्बन निकलता होगा। तो जो कार्बन निकलता होगा वायु में कार्बन है, तो कार्बन के जलने से पीएम पार्टिकल, ये हमारे निलंबित विविक्त कण बाहर निकलते हैं, पार्टिकुलेट मैटर बाहर निकलते हैं। जितने भी थर्मल पावर प्लांट लगे हुए ना, चाहे विशाखापट्टनम में लगा हो, तलछड़ लगा हो, बहुत सारे प्लांट लगा रखे हैं यार हमने, तलछड़ लगाओ, सर्च करके देखो तुम थर्मल पावर प्लांट, उसके बाहर में विविक्त कण निकलते हैं, चिमनी लगी हुई है, इनसे निकलते हैं यार पीएम पार्टिकल। तो एक स्रोत बताया मैंने, तुम हेडिंग अगली बनेगी है स्रोत। इस स्रोत का मतलब है पीए जो निलंबित विविक्त कण है, पीएम पार्टिकल 2.5 है, 2.10 है, ये 10 ये आते कहाँ थे? कुछ भी हो सकते हैं यार, कुछ भी है, ये बस इनका जो आकार है ना, आकार पर निर्भर करता। अगर इनका आकार इतना ना, ऐसा समझ कि तुम्हारी कोशिका के भीतर प्रवेश कर पा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ चले जा रहे हैं, तुम्हारे अंदर शरीर के अंदर जो छड़नी लगी हुई है वो इन्हें नहीं रोक पा रही, तो समझ जाओ पीएम उसमें इसमें आएगा विविक्त कण, वही वो पीएम पार्टिकुलेट मैटर होगा, वो पीएम पार्टिकल होगा। समझ में आया बात? या बड़े खतरनाक है ये, तुम्हें तबाह कर देंगे। उसके बाद और सुनो, दूसरा वाहनों से निकलेंगे, वाहनों जो वाहन आज उनके पीछे जो धुआं निकल रहा उसके अंदर भी मौजूद होते हैं। तीसरे नंबर का मैं बताने जा रहा हूँ, फसलों के अवशिष्ट जलाते हो यार, बहुत जला ली तुमने पुराली, आज समझ लो पुराली जलाओगे ना, वहाँ तो अवशिष्ट पैदा होगा, फिर हवाएं चलेगी, फिर वो दिल्ली में पहुंचेगी, दिल्ली में पहुंचने के बाद फिर तुम इकट्ठा पैदा कर देगी। एक और सुनो, उसके बाद जैसे ज्वालामुखी उद्गार हुआ, तो ज्वालामुखी उद्गार के कारण ही निकलते हैं, सारा लिखना, क्योंकि पेपर में यहाँ तो सवाल पूछा जाएगा कि ये पीएम पार्टिकल विविक्त कण निकलते कहाँ थे? ज्वालामुखी उद्गार, तो मैंने तुम्हें सब समझा रखा है। ज्वालामुखी, धूल मिट्टी जहाँ भी आई ना, कटिंग स्टोन देखा तुमने, कटिंग स्टोन जहाँ पत्थरी कटाई होती है वहाँ धूल नहीं उत्पन्न होती, धूल मिट्टी कण, तो वहाँ भी निकलेगी। ऐसे समझो। और बताऊँ तुम, औद्योगिक जहाँ कंपनी लगी कितनी धूल हो वहाँ से, सोचो औद्योगिक क्षेत्र में, यहाँ वहाँ से निकलते होंगे। पीएम पार्टिकल का स्रोत कुछ भी हो सके, कुछ भी, समझ में बात है, निर्भर करता है उसका आकार कितना, याद रहेगी बात है। अब ये मुझे ये बता दो, बीमारी कौन सी होती है? न्यूकोसिस, बड़े खतरनाक है। WHO की रिपोर्ट याद होगी, कितने लाख लोग मारे जाते हैं? किसने कहा था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसने कहा कि पूरी दुनिया में 7 लाख लोग मारे जाते हैं इन पीएम पार्टिकल के कारण। अरे रोक लो भाई ना, रोक लो। समझ में आया बात? या इतने खतरनाक। अब पता लग चुका तुमने सीपीसीबी ने इस अपनी गाइडलाइंस के भीतर क्यों शामिल करा, पता लग गया? सीपीसीबी ने ऐसा क्यों करा, उन्होंने 12 प्रदूषकों में इन्हें विविक्त कण को क्यों रखा, पता लग जाए कितने भयंकर हैं। सीपीसीबी किसी और को भी रख सकता था, इसे क्यों रखा? क्यों? क्योंकि ये बहुत भयंकर है, ये बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, 7 लाख लोग मारे जाते हैं, WHO भी कह रहा। सीपीसीबी ने उठाया, सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसने उठाया और अपने प्रदूषक में शामिल कर लिया 12 जो मानक प्रदूषक। अब मुझे ये बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? अगर तुम इनसे ज़्यादा मेरे से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी, इतनी जानकारी सफिशिएंट, अगर इससे ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी तो सर्चिंग मारो PM10 PM 2.5 के, अब समझ में आ जाएगा। कुछ भी पढ़ोगे कहीं तक पढ़ लो जाएगा। समझ में आया बात है? कल मैं अपनी बात पता कहाँ से प्रारंभ करूंगा, अपनी बात पर स्रोत भी लिख लेने हैं, हेडिंग बनाएगा स्रोत। समझ में आया बात है? कल मैं अपनी बात प्रारंभ करूंगा NO2 था, NO2 के बारे में बताऊंगा तुम्हें, और जैसे मैं समझाऊंगा ना NO2 के बारे में, वही समझ जाओ, पूरी जिंदगी दिमाग में चढ़ा रहेगा वो बहुत खतरनाक तरीके बताऊंगा मैं, सारा फैक्ट जोड़ के बताऊँ, बायोलॉजी साइकोलॉजी सब, केमिस्ट्री सब। ठीक, तो कल को NO2 के बारे में समझाऊंगा मैं। समझ में आया बात है? आज के लिए इतने रखते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।